रखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, इसको आज डिस्कस करना है। तो आप लोगों ने घर में जाके कुछ पढ़ा हुआ था तो कि नहीं? और नोट्स जरूर बना लीजिए, हम चेक भी कर लेंगे। मेयर कॉपी पर नोट्स जरूर बना लीजिए प्रॉपर वे में, जिस वे में हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से नोट्स बनाते जाइए। पहले पूरा प्रस्तावना का, फिर संघ और राज्य क्षेत्र का, देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो हमने पूरा लिखवाया है उसको पूरा आपको लिखना है। उसी में उसका भी नोट्स दे देंगे। अगर किसी का बीच में कुछ छूट जाए या ना हो या बच्चे जो लेट हो तो ग्रुप में डलवा देंगे वो भी आए, ठीक है। तो आगे हम लोग को पढ़ना है फिट इंडिया एक्ट। अब दिक्कत ये है कि आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि रेगुलर रहिए, एक दिन आएंगे 2 दिन नहीं, फिर नेक्स्ट पे दिक्कत होगी। जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी तब तक क्लासेस समझ में नहीं आएंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। डालिए इंडिया अब इसको समझते हैं कि फिट इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था और इसके पीछे लाने का रीजन क्या था। ठीक, देखिए पहले समझ लीजिए, हम डिक्टेट कर देंगे। ये जो एक्ट था ये उस समय 1784 में जो ब्रिटेन का जो पीएम था वो कौन था? विलियम पिट्स। क्या नाम था? विलियम पिट्स ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। यह ब्रिटिश पीएम था। यही इस एक्ट को ले आया था, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। यह एक्ट के लाने का कारण क्या था? आखिर इस एक्ट को क्यों पास किया गया? तो देखिए, जो आपका अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये यहां पर ब्रिटेन के उपनिवेश अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने। जानते हैं ना, उसके पहले अमेरिका को कोई जानता ही नहीं था। कब खोज किया था? 1400। आओ भाई आओ, ये यूपीएससी वाली क्लास है, बैठो। तो देखो समझो बेटा, जो अमेरिका है यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश समझते हैं? कॉलोनी समझते हैं? उपनिवेश समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनीज या उपनिवेश? उपनिवेश नहीं जानते हैं? बताइए। यस, अधिकार कर लेना, वहां पर शासन स्थापित कर लेना, वहां के शासन को चलाना। जैसे हम लोग किसके अंडर में थे? ब्रिटेन के अंडर में थे। तो इंडिया किसकी कॉलोनीज थी? ब्रिटिश की। तो हम लोग ब्रिटिश के क्या थे? उपनिवेश थे। जब एक देश दूसरे देश पर अपनी सत्ता को, वहां के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां अपनी सरकार या अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसके अंडर में चीजें रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं, सिंपल भाषा में। तो उपनिवेश था। तो अमेरिका जो था, ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। जैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, ऐसे ही अमेरिका में 13 ऐसे कंपनियां थी या राज्य थे जो अमेरिका में उपनिवेश थे। 13 ऐसे उपनिवेश थे जो धीरे धीरे करके ये अपने आप को ब्रिटेन से अलग कर लिए थे। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए आपकी अडानी है, अंबानी है, नीरव मोदी है, अगर ये देश छोड़ करके भाग जाए, विश्व में कहीं अपना एक देश बना लें या अपनी एक कोई किसी लैंड को कब्जा कर लें और अपने देश की सरकार को टैक्स देना क्या कर दें? बंद कर दें। यही काम यह 13 अमेरिकी उपनिवेश तथा ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका में किए। ये जो 13 उपनिवेश थे, ये अपनी गृह सरकार आने की ब्रिटेन को इन लोगों ने टैक्स देना क्या कर दिया? बंद कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया, आजाद घोषित कर लिया। यही विलियम पिट्स को डर था कहीं ऐसा ना हो
कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही है, कहीं यह भी मेरे हाथ से निकल ना जाए। इसी को कंट्रोल करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया था? विलियम पिट्स ने वहां की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया जिसे क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें इसने किया क्या? जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसके दो कार्य थे। एक था व्यापारिक कार्य और दूसरा था राजनीतिक कार्य। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नई इंस्टीट्यूशन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हिंदी में नियंत्रक मंडल कहते हैं। अब एक इसके ऊपर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नया क्या बना दिया गया? एक नई बोर्ड या बॉडी क्रिएट किया गया जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें 6 मेंबर होते थे। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश कौन करता था? वहां का सम्राट करता था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होते थे। इनका काम क्या होता था? कंपनी के कार्यों का क्या करना? सुपरविजन करना, उसको कंट्रोल करना, उससे नियंत्रित करना। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि जो व्यापारिक कार्य था इसको करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थी क्या थी? कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। वो अपना व्यापार करे, सामान खरीदे, बेचे, इससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोई मतलब ज्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं था। लेकिन राजनीतिक मामलों में, जैसे भारत में अगर किसी देशी राजा से कोई संधि करनी है, कोई वार करना है, तो वार या संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का परमिशन लेना पड़ेगा। बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी देशी रियासत के साथ, किसी भी भारत के देशी राजा के साथ किसी भी तरह का कोई न युद्ध करेगी और ना ही कोई संधि करेगी। ऐसा इसलिए किया गया कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्ती कई युद्धों में झोंक दिया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस वजह से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी हाथ से निकल ना जाए, इन सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट को क्या किया गया? पास किया गया। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कुछ? अब इसको लिख लीजिए फटाफट। लिखिए 1776 से 1783, 1776 से 1786 के बीच अमेरिका में कई ब्रिटिश उपनिवेश, अमेरिका में कई ब्रिटिश उपनिवेश, अमेरिका में कई ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा, अमेरिका में कई ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा अपनी सत्ता कायम कर ली, अपनी सत्ता कायम कर ली, अपनी सत्ता कायम कर ली। 4 जुलाई 1976 को, 4 जुलाई 1976 को 13 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा, 13 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया, स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया।
स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया। सेकंड पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में भी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में भी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में भी ब्रिटेन का यही डर था, ब्रिटेन का यही डर था, ब्रिटेन का यही डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी, कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी स्वतंत्रता का ऐलान ना कर दे, अपनी स्वतंत्रता का ऐलान ना कर दे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स ने, नेक्स्ट पॉइंट, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स ने, विलियम पिट्स ने एक अधिनियम पारित किया, एक अधिनियम पारित किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। अब आगे लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनैतिक कार्य। इसको लिखिए, व्यापारिक कार्य और राजनैतिक कार्य। इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का परमिशन चाहिए था। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, लिखिए, बना लिया इसको, बोले, लिखिए बेटा। कंपनी के राजनीतिक और, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक या वाणिज्यिक, को भी लिख लो। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग या पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। लिखिए, कंपनी के राजनीतिक मामलों के देखरेख के लिए, अगला पॉइंट, कंपनी के राजनीतिक मामलों के देखरेख के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक
नियंत्रण बोर्ड का नामक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, नामक नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया, जिसके 6 सदस्यों की नियुक्ति, जिसके 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट के पास था, का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट के पास था, नियुक्ति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट के पास था। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारिक मामलों की देखरेख का अधिकार, व्यापारिक मामलों के देखरेख का अधिकार, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्यापारिक मामलों के देखरेख का अधिकार ब्रिटेन का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया, यहां लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल को दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल को दिया गया। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, हो गया। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को युद्ध और शांति के लिए, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को युद्ध और शांति, युद्ध और शांति के लिए, शांति के लिए किए गए किसी भी कदम पर, शांति के लिए किए गए किसी भी कदम पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पूर्व अनुमति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई, पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई। यह प्रावधान वॉरेन हेस्टिंग के, लिख लीजिए, इसमें बढ़ा लीजिए, यह प्रावधान वॉरेन हेस्टिंग, लिख लेंगे ना आप लोग, यह प्रावधान वॉरेन हेस्टिंग के, वॉरेन हेस्टिंग की मनमानी के चलते लाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के मनमानी के चलते लाया गया था, क्योंकि इसने वॉरेन हेस्टिंग के मनमानी के चलते लाया गया था, क्योंकि हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई युद्धों में झोंक दिया था, क्योंकि हेस्टिंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कई युद्धों में झोंक दिया था। लिखिए आप लोगों ने, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखिए, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को, लास्ट पॉइंट, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य, लिख लेंगे, आधिपत्य, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित किया गया। मतलब जितना कम भारत में, जितने भारत के भूभाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, उसको ये माना गया ये ब्रिटिश एम्पायर का क्या है, क्षेत्र है, ये इसका मतलब है। ये एक्ट पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समराइज कर दे रहे हैं। फाइनली देखिए,
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग के मनमानी को रोकने के लिए विशेष करके लाया गया था। ये क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कई युद्धों में झोंक दिया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। उस समय वहां का पीएम ब्रिटेन का विलियम पिट्स था, तो विलियम पिट्स ने ही एक एक्ट पारित करवाया वहां की पार्लियामेंट से, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट का मेन उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करना, क्योंकि ब्रिटेन के 13 ऐसे उपनिवेश थे अमेरिका में जिन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता क्या कर दी थी, की घोषणा कर दी थी। यही ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमसे भाग ना जाए। इसलिए इसने क्या किया, विलियम पिट्स ने इस अधिनियम को पारित किया और एक संस्था बनाया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कंपनी के कार्यों को क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। अब कंपनी के दो कार्य थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक व्यापारिक कार्य माल खरीदना बेचना, एक था राजनीतिक कार्य जैसे युद्ध करना, ट्रीटी करना, भूभाग कब्जा करना। ठीक, तो व्यापारिक कार्यों पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने का कोई नियंत्रण नहीं किया। ये कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कहेगा, कंपनी का निदेशक मंडल, उसके हिसाब से माल खरीदिए, बेचिए, व्यापार करिए। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन जो राजनैतिक मामले होंगे, युद्ध करना है, शांति करना है या और कोई कुछ करना है, उसके लिए पूर्व आप करने से पहले नियंत्रक मंडल का क्या ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी पॉइंट में? ऑल क्लियर, याद रहेगा ना? अब अगला हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट क्या है भाई, 1786 का चार्टर अधिनियम। 1786 का क्या है, चार्टर अधिनियम, यही लिखा है, डाल लीजिए हेडिंग। 1786 का चार्टर अधिनियम। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप लिखिएगा बेटा। समझिए ये क्या चीज है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम सुना है? कौन सा कलर कर दूं? ये लो, जैसा आप कहें, कोई बात नहीं, जो कहें आप वही हम कलर करें। अब दिख रहा है आप लोगों को भाई, दिख रहा है? चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये क्या था, गवर्नर जनरल था भारत का। इसने कहा कि मैं भारत का, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल मैं तभी बनूंगा जब मेरी दो शर्तें मान ली जाएं। दो इसने शर्त रखी, हमारी दो शर्तें क्या की जाए, मान ली जाए, तभी हम क्या बनेंगे, भारत का गवर्नर जनरल बनेंगे। पहली क्या शर्त थी इसकी, कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, काउंसिल, 4 मेंबर काउंसिल, याद करिए शुरू में बताया था। हाँ, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत से लिए जाते थे। तो इसने कहा जो हमारी काउंसिल है, परिषद है, हम विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, विशेष परिस्थितियों में हम परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
मतलब कि अगर हमारा मन होगा तो हम मानेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं मानेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब वह ज्यादा अधिकार चाहता था, पहला शर्त। दूसरा इसका शर्त था कि सर्वोच्च जो सेनापति या कमांडर इन चीफ यानी हेड ऑफ आर्मी का पद भी हमें दे दिया जाए। जो सेना रहे वो भी मेरे अंडर में रहे, हमको सेनापति बना दिया जाए या कमांडर इन चीफ हम ही रहेंगे, यानी कि आर्मी हमारे क्या रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। ये इसने दो शर्तें रखी कि आप ये दो शर्त मान लीजिए तो हम क्या बन जाएंगे, भारत का गवर्नर जनरल बनने के लिए क्या है, तैयार। यही ये एक्ट था बेटा। क्यों जरूरी था? ऐसा इसलिए मान ली कि इसके पहले जो वारेन हेस्टिंग था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इसने कई युद्ध कर दिए थे, कंपनी को बहुत घाटा हुआ था, उसकी पूंजी काफी दिक्कत आई थी। तो कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, हम तभी बनेंगे जब ये दो चीज हमारी बात मानिए। इसने मौके का फायदा उठाया है कि नहीं? समझ में कुछ आया? हाँ हाँ। तब क्या करे, किसी को ना बनाए, अब रहे होंगे, अब ये ज्यादा पावरफुल रहा होगा, इसके मेंबर ज्यादा रहे होंगे, ये बात। तो इसी को बनाया गया और बनने से पहले इसने दो शर्तें रखी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। दिस इज द नोन एज 1876 का चार्टर अधिनियम। यही दो पॉइंट है, यही दो लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, बाकी और इसमें कुछ नहीं। नोट करिए, लिखिए। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल, नॉट भारत का, उन्हें भारत बोल दिया था क्या, यहां बंगाल, सॉरी बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह पद, मतलब गवर्नर जनरल का, यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। स्वीकार करने के लिए दो शर्तें रखी। पहला लिखिए, उसे विशेष मामलों में, उसे मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसे ब्रैकेट में लिखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को, विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार हो। काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार हो, न मानने का अधिकार हो। अगला पॉइंट लिखिए, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ, उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, पद भी दिया जाए। अब नेक्स्ट लिखिए 1793 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट 1793 का चार्टर अधिनियम, ये हेडिंग डाल लीजिए।
इसको पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। लिखिए 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों, नियंत्रक बोर्ड नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के, नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से, देने की व्यवस्था की गई, भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए फिर समझाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा, अगला पॉइंट बेटा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा, लिखित विधि का मतलब नियम, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों और नियमों की, तथा सभी कानूनों एवं विनियमों को, नॉट नियम, विनियमों को, विनियमों को विनियमों की लिख लीजिए, विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार, विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, न्यायालय को प्रदान किया गया। आप समझिए बेटा, जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये कहां बैठता था? ब्रिटेन में। कहां बैठता था? ब्रिटेन में। तो इसमें ये, और इनको वेतन पहले ब्रिटिश सरकार देती थी। कौन देता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। लेकिन ये कहा गया इस अधिनियम के माध्यम से, ये जो नियंत्रक बोर्ड के मेंबर हैं, 6 इसके मेंबर थे, और जो कर्मचारी हैं इनकी सैलरी हम नहीं देंगे। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा कमाएगी उसमें से इनकी सैलरी दी जाएगी। आई बात समझ में? ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों के वेतन देने की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व से किया गया। तो क्या आंसर बताएंगे? 1793 का चार्टर अधिनियम। इसकी बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये कही गई कि जो भारत में, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत का मतलब जो भाग ब्रिटेन के कब्जे में था, भारत का वह भाग जो ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था, उसी को क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत कहते थे। क्या कहते थे? ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत में जब नियमों और विनियमों को लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, शासन किया जाएगा, तो उसको एक्सप्लेनेशन यानी कि इंटरप्रिटेशन का जो अधिकार होगा वह न्यायालय को होगा। इस समय अपने देश के पास किसके पास है? किसी भी विधि की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 2 न्यायालय हैं। इस समय आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर सरकार या संसद कोई नियम बनाती है या कोई एक्ट है, कोई नियम है, कानून है, रेगुलेशन है, अगर उसको इंटरप्रिटेट करना हो, उसकी व्याख्या करना हो, उसका मतलब निकालना हो, तो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल अथॉरिटी, यानी कि 2 न्यायालयों के पास है।
लेकिन फाइनल अथॉरिटी क्या है? सुप्रीम कोर्ट। ये बताएगी कि इस नियम का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। आगे बात समझ में। और यही चीज यहां पे कहा गया कि जो ब्रिटिश भारत में नियम या विनियम लागू होंगे, इसको इंटरप्रिटेट या व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होगा? न्यायालय के पास। बात समझ में आई कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं आप लोग? कुछ पल्ले पड़ रहा है? बाकी लोग ध्यान लगा रहे हैं। भैया पढ़ना जरूरी है, ध्यान तो अगले साल भी लग जाएगा, है कि नहीं? अगला लिखिए 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे फिर लिखेंगे। देखिए बेटा, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेपोलियन। नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहां का शासक था? फ्रांस का। चलो भाई, नेपोलियन ये शासक था फ्रांस। जब आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से यहां बंदर जैसा ब्रिटेन बैठा है, बीच में समुद्र है। ये आपका पूरा का पूरा यूरोप में खरीदी आता है, ब्रिटेन भी, लेकिन ये समुद्र में है, आइलैंड टाइप का है। बाकी ये धरती वाला पार्ट है, यानी कि ये पूरा आपका यूरोप है। ठीक। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? ब्रिटेन, फ्रांस में, ब्रिटेन में। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का मतलब जो माल गुड्स बनाए जाते थे, अब वो अब फैक्ट्रियों में बनाए जाएंगे, मशीन से बनाए, मशीन का यूज किया जाएगा। ठीक। तो कहां पे हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। क्यों हुई थी? कई कारण है। वहां भाप इंजन का आविष्कार हुआ, रेलवे का आविष्कार हुआ। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्रियां स्थापित हुई, उसके पास रॉ मटेरियल थे, पूंजी का इतना बड़ा एम्पायर था। तो कई सारी चीजें हैं जो ब्रिटेन में, इसकी वजह से ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो ये लोग अब जो माल बनाते थे, गुड्स बनाते थे, इनके यहाँ फैक्ट्री में बनता था। और जब माल फैक्ट्री में मशीन से बनेगा तो सस्ता होगा। ये करते क्या थे? हाँ, ये माल अपना यूरोप में बेचते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी माल कहाँ बेचती थी? भारत में। बाकी जो वहां की कंपनियां थी वो कहाँ बेचती थी? यूरोप में। तो नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ब्रिटिश एम्पायर अपने साम्राज्य को दुनिया में फैलाना चाहती थी, ऐसे नेपोलियन भी चाहता था कि हम विश्व पे राज करें। कहते थे ब्रिटिश एम्पायर का कभी सूरज अस्त नहीं होता था। बात सत्य है भाई। देखो, अमेरिका भी ब्रिटेन का कब्जा, अफ्रीका के भी कुछ थोड़े मोड़े देश, पूरा एशिया में हम लोग उसके अंदर में, चाइना और ऑस्ट्रेलिया भी उसी में। तो अगर पूरे दुनिया में सूरज, अगर धरती रोटेट करेगी, उसके साम्राज्य में कहीं न कहीं सूरज को निकलेगा। इतना बड़ा क्या था? ब्रिटिश एम्पायर था। इसीलिए ये भी चाहता था कि हम भी इन्हीं की तरह क्या करें? एक एम्पायर खड़ा करें। अब जगह तो एक ही है, लेकिन दावेदार कितने हो गए? 2। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि हम ब्रिटेन को कैसे कंट्रोल करें, इसको कैसे नियंत्रित करें, या ब्रिटेन में किस तरह से वहां के लोगों को परेशान करें, सरकार परेशान होकर के हमसे समझौता करे। इसने क्या किया? जितने भी ब्रिटेन के माल थे, सामान आते थे बिक्री यूरोप में, नेपोलियन ने इसको आर्थिक नाकेबंदी, यानी ब्रिटेन का माल अब यूरोप में नहीं बिकेगा। इसने अपनी फौज लगा दी, रुकवा दिया। इनका माल अगर आए तो पकड़ लो, जब्त कर लो, इनको अब बेचने नहीं देंगे यूरोप में।
ठीक। अगर ऐसा हुआ तो जो ब्रिटिश सरकार है वह हमसे हमारी शर्तों पर समझौता करेगी, ऐसा किसका मानना था? नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था। अब ब्रिटिश सरकार क्या करे भाई? यहां तो बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, यहाँ के जो फैक्ट्री मालिक थे वो सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिए। तो इसने क्या किया, यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, 1813 का चार्टर अधिनियम लेकर के आई और कही जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व के देशों के साथ व्यापार का जो एकाधिकार है इसको समाप्त किया जाता है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर, चीन के साथ चाय के व्यापार को, बाकी पूरी की पूरी एकाधिकार मोनोपोली खत्म। यानी कि अब ब्रिटेन की और भी कंपनियां जितनी भी थी वो अभी भारत के साथ ट्रेड करेंगी, अपना माल ईस्ट के देशों में ला करके बेचेंगी। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? हाँ। तो इस वजह से इस अधिनियम को लाया गया। इसमें पहला पॉइंट किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है ईस्ट के देशों के साथ, इसको खत्म किया जाता है एक चीज को छोड़कर, चीन के साथ चाय के व्यापार को। यानी अभी भी कंपनी की एक मोनोपोली बची थी, अगर चाय खरीदेगी इंग्लैंड की कोई कंपनी तो कौन खरीदेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी और कोई नहीं। दूसरा कहा गया, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई। तीसरा इसमें पॉइंट कहा गया कि भारत में एजुकेशन के विकास को लेकर के, शिक्षा के विकास को लेकर के प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए क्या होंगे? खर्च किए जाएंगे। चौथा कहा गया, जो लोकल बॉडीज है जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, जो लोकल स्थानीय स्वशासन है, यानी लोकल बॉडी है जैसे नगर निगम या नगर पालिकाएं, इनको टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाता है। जैसे आजकल हाउस टैक्स लगता है, वाटर टैक्स लगता है, ये कहा गया। ये इस अधिनियम के मेन 4 फीचर। याद हुआ? देखो यही पे रट लो, यहीं पे याद कर लो, घर में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसीलिए एक बार समझाते हैं, फिर समझाते हैं हम, फिर डिक्टेट करते हैं कि जिससे आपको चीजें क्या हो जाएं? रट जाएं, याद हो जाएं। क्लियर? याद रहेगा कि क्यों लाया गया 1813 का चार्टर अधिनियम के दिन? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? ब्रिटेन के माल को यूरोप में बेचने से रोक दिया। हालांकि बाद में चोरी छिपे माल जाता था, फिर खुद ही वो खरीदने लगा बाद में मजबूर होकर के। यानी कि उसका जो एक अपनी चाल की पॉलिसी थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। ठीक है, तब ये एक्ट लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया। ईसाई मिशनरियों को प्रचार कर दे दिया, शिक्षा के विकास पर 1 लाख खर्च होगा, लोकल बॉडीज को टैक्स लेने का अधिकार होगा। ये 4 प्रावधान किए गए। इस तरह से 1813 का चार्टर अधिनियम क्या हो गया? समाप्त। लिख डालिए फटाफट। गुस्से में हो क्या? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। लिखो लिखो बेटा, नेपोलियन का, ऐसे लिखो, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। डालिए हेडिंग, पहले हेडिंग डाल लीजिए 1813 का चार्टर अधिनियम, उसके नीचे लिखेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक नाकेबंदी। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था, अब ब्रैकेट में लिख देंगे आर्थिक नाकेबंदी करना। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आर्थिक नाकेबंदी करना। अब लिखिए इसमें बेटा, लिखिए, इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप के अन्य देशों में, इंग्लैंड के व्यापार को यूरोप के अन्य देशों, इंग्लैंड के व्यापार को
यूरोप के अन्य देशों में व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया जाए, अन्य देशों में व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया जाए, व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया जाए तो ब्रिटेन के कारखाने बंद हो जाएंगे, तो ब्रिटेन के कारखाने क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ब्रिटेन के कारखाने बंद हो जाएंगे और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जनता विद्रोह करेगी। लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जनता क्या करेगी? विद्रोह करेगी, जिससे ब्रिटिश सरकार मजबूर होकर मेरे शर्तों में नेपोलियन ब्रिटिश सरकार मजबूर होकर मेरे शर्तों, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? नेपोलियन, मेरे शर्तों ब्रैकेट में नेपोलियन के अनुसार समझौता करने के लिए मजबूर होगी, के अनुसार समझौता करने के लिए मजबूर होगी, के अनुसार समझौता करने के लिए क्या होगी? मजबूर होगी। अब इसका पहला पॉइंट लिखिए। चीन के साथ चाय के व्यापार के, चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार, चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बस इतना लिख दो, इतना ही छोड़ दो, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ऊपर हमने लिखवा दिया है। क्यों किया गया? क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप के माल को, ब्रिटेन के माल को यूरोप में बेचने से क्या कर दिया था? रोक दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। इस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। धर्म के ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हो गया भाई? किसी छूटा तो नहीं? लिखिए। इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के सुधार एवं विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। शिक्षा के सुधार और विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। आगे लिखिए। स्थानीय संस्थाओं को, ब्रैकेट में नगर निगम नगर पालिकाएं, स्थानीय संस्थाओं
स्थानीय स्थानीय संस्थाओं ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नगर निगम नगर पालिकाएं ब्रैकेट बंद को कर लगाने का अधिकार दिया गया, को कर लगाने का अधिकार दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1835 का चार्टर अधिनियम। बड़े दुखी बैठे हैं, क्या बात है? कोई बात तो नहीं, कोई बात है बता दीजिएगा। क्लास में मुस्कुराते हंसते रहिए, जिंदगी यही है, गम तो जिंदगी में बहुत है। नहीं क्या करोगे, जिंदगी का नाम ही गम है। आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, ये चलता रहता है, ये लाइफ के पार्ट है। नहीं, जैसे दिन और रात होते हैं ऐसे सुख और दुख होता है, ये सब तो चलता रहेगा। क्या बात है, तुम सो रही? हाँ, क्या कर रही हो? काफी तो सो रही हो सर रख। जानते हो नींद कब आता है? पावर ज्यादा हो गया है क्या? 2-3 दिन रहता है ऐसा, 1-2 दिन लगता है धरती आगे जा रही है। 1-2 दिन लगता है, नहीं तो जैसे संभल के कदम रखो, ये आगे तो नहीं चला जा रहा। स्टार्टिंग में होता है ये, जब पावर का चश्मा लगता है तो शुरू में 2-4 दिन ऐसा होता है। आज जब लगाना शुरू कर दोगे तो यूज्ड हो जाओगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पावर चेक कराओ, कोई एडिट तो नहीं दे दिया है? कभी कभी पावर गलत तो नहीं टेस्ट कर दिया? कहाँ टेस्ट कराई थी? वहां ना चेक कराओ, डॉक्टर से चेक कराओ। एक बार और दिखाओ कि सर देखो चक्कर आ रहा है, चेक करो इसको। क्या बात है, पावर ज्यादा तो नहीं कर दिया है? देखो बेटा, अब अगला एक्ट है 1835 का चार्टर अधिनियम। अगला अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। असल बात ये है, बड़ा बोरिंग नहीं लग रहा है? बोरिंग आप लोगों को, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए। देखो ऐसा है, आईएएस सभी नहीं बनते हैं, सारी पोस्टें सबको नहीं मिलती हैं, ठीक है। कहते हैं जो दवा होती है अच्छी वाली बड़ी कड़वी होती है, ऐसे ये चीज है। जो पार्ट टफ होता है, बोगस होता है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आज जो इजी हो सभी कर लेंगे, पूछता ही नहीं यूपीएससी। टेढ़े वाले तो क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग जानते हो कि नहीं? इजी वाले तो सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा 1-2 दिन का है ये लेक्चर, उसके बाद फिर हम लोग धड़ाधड़ आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यार संख्याओं क्या क्यों नहीं बढ़ रही? क्या पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा? अरे धान की रोपाई, कितनी धान की रोपाई होगी भाई? तो क्या क्लास बंद कर दिया है धान की? हम लोग धान रोपना की सीख खेत में चला जाएगा, क्यों? तब पढ़ा जाएगा, बाद में छुट्टी मिल जाएगी। चलिए देखिए, पॉइंट लिखाते चले, समझाते चले। चलो ऐसे कर लेते हैं, लिखिए। बंगाल के गवर्नर, देखो इसमें क्या किया गया, अब समझ लीजिए। जो अंग्रेज थे पहले तो छोटे छोटे भाग पर कब्जा किए, फिर धीरे 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 अपना एरिया क्या करते गए, बढ़ाते गए। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, कहाँ का? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया।
इस अधिनियम, इसका मतलब जो ब्रिटिश इंपायर था वह धीरे 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 अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट यही है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत, अगला पॉइंट आएगा, भारत का पहला क्या गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तो था भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। बेंटिक है कि बेंटिक? बेंटिक। चलिए पहला पॉइंट लिख डालिए। बार बार कह रहा है कि बारिश होगी, या बारिश का पता नहीं। हो रहा है, धीमे धीमे हो रहा है, तेज हो रहा है। हाँ, अभी स्टेशन पे हम उतरे हैं, लखनऊ से आए हैं, बस्ती स्टेशन पे खूब तेज बारिश हुई। कल रात में चले गए लखनऊ वापस, फिर आ गए सवेरे 10 बजे पहुंचे, फिर सवेरे आ गए। लखनऊ रहने में ये फायदा है कि 4 घंटे बाद में पहुंच जाता है, नहीं? लिखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को लिखो बेटा, बंगाल के, पहला पॉइंट, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। वह पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखा हुआ है, गलत मत लिखना नाम इसका। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हो गया डियर? लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता, स्लेवरी जानते हैं, दासता, गुलामी, दासता, इस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता या स्लेवरी को अवैध घोषित किया गया। दासता को अवैध मतलब इलीगल, अवैध घोषित किया गया। इसी में आगे बढ़ा लीजिए। अंततः लॉर्ड एलन बरो, अंततः लॉर्ड एलन लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो द्वारा, लॉर्ड एलन बरो द्वारा 1843 में, 1843 में नियम 5 के द्वारा, 1843 में रूल 5 जो भी रहा उस समय का, नियम 5 के द्वारा इसका उन्मूलन कर दिया गया। नियम 5 के द्वारा इसका उन्मूलन कर दिया गया। समझते ना? उन्मूलन का मतलब समाप्त, खत्म, उन्मूलन कर दिया गया। क्योंकि अब भारत में दासता जैसी कोई प्रथा नहीं रहेगी। इसको अंततः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका दास कौन था? ये इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार पीसीएस ने पूछा था किसको दासों का दास कहते हैं? किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को। तो पहले इंसान खरीदे और बेचे जाते थे, दास बेचे जाते थे। आप जैसे मार्केट में भेड़ भैंस
भेड़ गाय बिकते हैं, ऐसे ही इंसान बेचे और खरीदे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते बेचे जाते। इस तरह की कोई भी प्रथा भारत में क्या रहेगी? खत्म, अवैध, इलीगल हो। आगे लिखिए। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में, एक कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को, सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले, लिख लेंगे ना, लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसका मतलब जब भी नियम कानून बनेगा तो उसमें क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति होगा जो लॉ को जानता हो, जिसे विधि का क्या हो? ज्ञान। और वह व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। आई बात समझ में? ये इस अधिनियम का अगला फीचर था कि जब भी गवर्नर जनरल की परिषद में कोई कानून बनेगा, एक उसमें ऐसा व्यक्ति होगा जो कानून का ज्ञाता होगा, और वह व्यक्ति जो पहला व्यक्ति था वो किसको शामिल किया गया? लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। इट्स क्लियर? नेक्स्ट लिखिए। भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध, भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध और सुधारने के उद्देश्य से, और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन, और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई। एक विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई। और एक जो हम लोगों ने अभी 1813 में पढ़ा था चार्टर एक्ट में बच्चों, जिसका नाम था चीन के साथ चाय के व्यापारी के का अधिकार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आने की अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। लिख डालिए अगला पॉइंट। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ, इस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय के व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसका मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी की, इंग्लैंड की कोई भी कंपनी चीन के साथ अब चाय का व्यापार कर सकती है। जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए।
नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों, इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का, खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रावधान किया गया, खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रावधान किया गया तथा भारतीयों को किसी पद, कामा कार्यालय और रोजगार, किसी पद, कामा कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब लिखेंगे नोट, पैसे वाला नोट, नोट जानते हो, पैसे वाला नोट। देखो बच्चों, अच्छा पहले लिख लो फिर समझाते हैं, दोनों पॉइंट एक ही बार। लिखो नोट, सर्वप्रथम इस अधिनियम ने, लिखिए नोट डैश करके लिखिए, सर्वप्रथम इस अधिनियम ने, सर्वप्रथम इस अधिनियम ने भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर, भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए संभव बनाया, नियुक्ति के लिए संभव बनाया, संभव बनाया को नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां संभव बनाया लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, संभव बनाया। लेकिन भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर, लेकिन भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार 1853 के, लेकिन भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार 1853 के चार्टर अधिनियम से मिला, 1853 के चार्टर अधिनियम से मिला, 1853 के चार्टर अधिनियम से मिला। कुछ छूट गया क्या? क्या लिखी है? संभव बनाया, लेकिन भारतीयों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्ति का अधिकार 1853 के चार्टर अधिनियम से मिला। वो भी आगे बताएंगे। अब ये दोनों पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। जैसे 1833 के चार्टर अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जो इंडियन होंगे, भारतीय होंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी भी उच्च पद पर या किसी कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किए जाएंगे।
तो पहले दो तरह की सेवा होती थी, कोवैडियंट और नॉन कोवैडियंट। कोवैडियंट का मतलब ए ग्रेड की सर्विस, टॉप मोस्ट सर्विस। नॉन कोवैडियंट का मतलब सी और डी, चपरासी और बाबू की नौकरी। तो भारतीयों को जो कोवैडियंट सर्विस थी, हायर सर्विसेज थी, उसमें अलाउ नहीं था। जो नीचे वाली सर्विसेज थे, बाबू, सिपाही, यहां तक कि मैक्सिमम पद जो आर्मी में होता था वो नायब सूबेदार तक का होता था। उसके ऊपर कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये सब भारतीयों को पद नहीं दिए जाते थे। भारतीयों की हायर रैंकिंग यहीं तक होती थी। इसके ऊपर ब्रिटिश के लोग रहते थे, टॉप पद पर वो रहते थे। इस अधिनियम में कहा गया कि जो भारतीय होंगे उनको लिए भी सारे दरवाजे क्या कर दिए जाएं, खोल दिए जाएं। भारतीय लोगों को भी इस अधिनियम के द्वारा उच्च पदों पर नौकरी करने का प्रावधान किया गया। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसे निदेशक मंडल कहते हैं, निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया। नहीं कि भारतीय हमारे सामने बैठेंगे। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन की मर्द, इसमें एक डायलॉग है, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सुना है? भारतीय और कुत्तों को यहाँ आना क्या है, मना है। जो उनके क्लब, रेस्टोरेंट या जो उनके क्षेत्र जहां वो रहते थे, प्रोहिबिटेड एरिया होता था, वहां भारतीयों को या काले लोगों को जाना क्या होता था, मना होता था। वो अंग्रेज हम लोगों को इस लायक भी नहीं समझते थे, ये सिविलाइज्ड है। वो जानते थे दे आर अनकल्चर्ड, ये क्या है, गंवार हैं, जाहिल हैं, ये किसी काम के नहीं। उनके नजरों में भारतीयों की यही स्थिति, इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि काले चमड़ी वाले हमारे साथ या हमारी बराबरी करें। इसलिए इन लोगों ने इसका क्या कर दिया, विरोध किया। हालांकि अगले वाले अधिनियम में 1853 का अधिनियम आएगा, इसी के द्वारा भारतीयों को ओपन कंपटीशन में क्या कर दिया गया, शामिल करने का प्रावधान किया। पहले उम्र बहुत कम होती थी, 17 साल, 18 साल, फिर 20 साल किया गया, 22 साल किया गया, 23 साल किया गया। तो पहले तो लोग 10 साल में पढ़ने जाते थे, तो हाई स्कूल 99% लोग नहीं पास होते थे भारत में। गिने चुने जो लोग थे वही लोग हाई स्कूल इंटर पास होते थे, वही लोग सेवा में जाते थे। तो बहुत कम गिने चुने लोग थे, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद आपके ये सुभाष चंद्र बोस, गिने चुने ही लोग तो थे सिविल सर्विस में। ये लोग ज्यादा भारत के लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि पहले एग्जाम कहाँ होता था, ब्रिटेन में एग्जाम होता था। तो वो चाहते हैं कि भारतीय ऐसा नियम बना दो कि लोग आ ही ना पाए। है बात समझ? ये था मामला पूरा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। गवर्नर जनरल को, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन नियंत्रक मंडल इस कानून को अस्वीकृत कर, लेकिन निदेशक मंडल इस कानून को अस्वीकृत करके स्वयं कानून बना सकता था। निदेशक मंडल इस कानून को अस्वीकृत करके स्वयं कानून बना सकता था। ये प्रावधान जरूर किया गया कि पूरे भारत के लिए अब कौन कानून बनाएगा, गवर्नर जनरल बनाएगा। लेकिन अगर निदेशक मंडल चाहेगा इस गवर्नर जनरल के कानून को क्या कर देगा, रद्द कर देगा और अपना कानून बना सकता। आज आप लोग घर भी नहीं जा पाओगे, बारिश होगी तो। कोई बहुत दूर का तो नहीं है इसमें। कितना दूर है? 10 किलोमीटर। आपका
और तुम्हारा कैसे जाती हो? बस से? बड़ी बड़ी मेहनत से जाती हो? साइकिल चला लेती हो? बड़ी मेहनती हो भाई। आगे लिखो, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के भारत में आने जाने, इस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने और व्यापार करने का प्रावधान किया गया। आने जाने, बसने और व्यापार करने का प्रावधान किया गया। मतलब समझ रहे हैं? अब कोई अंग्रेज, कोई बाहरी आए, उसके लिए कोई नियम नहीं, यहाँ पे रहे, यहाँ पे बसे, यहाँ पे व्यापार करे। ठीक, लास्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, खत्म हो जाए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में, इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन, ऐसे लिख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन का, भारत के शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया। ये केंद्रीकरण क्या होता है बेटा? एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। यस, केंद्रीकरण का बिल्कुल सही है, बिल्कुल। केंद्रीकरण का मतलब सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर देना। अभी केंद्रीकरण का मतलब शक्तियों को बांट देना। जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, उसकी अपनी शक्ति अलग, राज्य सरकार की अलग, केंद्र सरकार की अलग। अगर ये तीनों शक्तियां एक जगह हो जाए तो कहेंगे केंद्रीकरण। इसको बांट दिया जाए तो क्या कहेंगे? विकेंद्रीकरण। क्लियर? चलिए अगला लिखिए, 1853 का चार्टर अधिनियम। बहुत छोटा सा है, फटाफट लिख लो, फिर समझा देती हूँ 5 मिनट में। देखो, गवर्नर जनरल की परिषद के, पहला पॉइंट लिखो, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, विधायी का मतलब ला बनाना, विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। लिख लिया? दूसरा लिखिए, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु, सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। यह सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई। शुरुआत की गई, पूर्ण विराम, यह सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा इसके लिए 1854 में, तथा इसके लिए 1854 में, 1854 में, 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति की, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
एक समिति की नियुक्ति की गई कि मतलब एग्जाम कैसे होगा, एज क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? लॉर्ड मैकाले डिसाइड करेगा। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली कमेटी डिसाइड करेगी। इस क्लियर? ख्याल क्लियर? क्लियर। ओपन कंपटीशन, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो एग्जाम देगा, जो टॉप करेगा, उसको नौकरी मिलेगी। कहते ओपन कंपटीशन, खुली प्रतियोगिता। मतलब जैसे आप लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हो, सबके लिए खुले हैं। जो ज्यादा नंबर पाएगा वो सिलेक्ट होगा। ओपन कंपटीशन। एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक्ट खत्म हो जाए। लिखिए, पूर्व अधिनियमों के तहत के तरह पूर्व अधिनियमों के तरह इसमें किसी निश्चित समय पूर्व अधिनियमों के तरह इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था, निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था, पूर्व अधिनियमों के तरह इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि ब्रिटिश संसद द्वारा इससे स्पष्ट था कि ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त किया जा सकता है। जैसे पहले 20-20 साल का चार्टर था, जैसे 93 का आया, फिर 13 का आया, फिर 35 का आया, फिर 53 का आया। तो 20-20 साल उसमें समय लिखा होता था। इसमें ऐसा कोई समय मेंशन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर सकती थी? समाप्त कर सकती थी। कोई टाइम इसमें मेंशन नहीं किया गया। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए और ये आपका टॉपिक एक पार्ट कंप्लीट हो गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कार्यकारिणी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंप्लीट मेंबर, पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आगे वाला चार्टर पढ़ेंगे। संविधान का स्रोत पहले पढ़ लेंगे हम लोग। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा संविधान किन किन देशों के संविधानों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट जो हमने लिखवाया है ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास, तो एक लेक्चर उसमें लगेगा, तो फिर वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगला टॉपिक होगा। सब इसी में है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जितना पढ़ाया है वो आप लोग, जिसको जो डाउट है पहले वो पूछ लीजिए, फिर इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। कोई शक?
किसी पॉइंट में पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, कोई वर्ड जो ना आया हो तो आप लोग हमें बताएं। बताएंगे सब क्लियर कि आल क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई वर्ड, कोई समस्या, किसी पॉइंट में समझने में कोई दिक्कत हो या कुछ आपको पूछना हो, कुछ पढ़े हो पहले से या जो पढ़ाया गया है कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समाप्त कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। उन्नत का मतलब किसी चीज को जड़ से मिटा देना। और कुछ तो फिर हम टॉपिक शुरू करें। क्यों भाई, बोलो, शुरू करना है टॉपिक नया? चलो, जब कुछ नहीं पूछना है तो फिर, लेकिन नोट सबका बना होना चाहिए। अभी छुट्टियां, संडे की छुट्टी होगी, आप ऐसे भी कोई काम तो होगा नहीं पढ़ने के बाद, तो एक एक 2-2 घंटा लिखोगे तो लिख जाओगे। एक दिन में तो आराम से 30-40 पन्ने लिख सकते हो। कितने पन्ने लिख लेते हो? अरे एग्जाम जब देने आते हो 3 घंटे का BA-BSc का, तो कम से कम 30-40 पेज तो लिखते हो, और उससे ज्यादा तो है नहीं। कितना है? ज्यादा 15-20 पेज होगा। एक दिन भी अगर बैठ जाओगे 4-5 घंटे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, है कि नहीं? तो नोट्स कल सब लोग कंप्लीट करके ले आएंगे, और एक कॉपी बना लीजिए फेयर, और सब लोग कंप्लीट करके लाएंगे। हम किसी भी कॉपी देख लें, बहाना नहीं कि आज मम्मी चली गई मौसी के घर, मौसी के भैंस का पैर टूट गया था, ये ना बहाना बनाना, लिख डालना आप लोग, ठीक है? तो अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिए 2 लाइन। संविधान का निर्माण, लिखिए बेटा, संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के, संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया है। संविधान का निर्माण लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जिससे आप लोग, जैसे किसी के यहाँ कोई नया काम करना होता है तो पहले 4-5 जगह वो पूछता है जा करके, जो उस तरह का काम किया होता है कि भाई ये काम आप कर रहे थे कैसे होता है, नहीं होता है। जैसे आप लोग जब तैयारी करने आते होंगे तो किसी से पूछते होंगे, अपने भैया से या दीदी से या कोई जो सेलेक्ट होगा, कि तैयारी कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, आदमी पूछता है। तो ऐसे ही जब आपका संविधान बना तो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो हमारी संविधान सभा थी, यह 60 देशों का, लगभग मोर देन 60 देशों का संविधान को पहले पढ़ा, अवलोकन का मतलब उसको स्टडी किया कि किस किस देश में क्या प्रावधान है, कैसे शासन व्यवस्था दुनिया में चलती है, फिर अपना संविधान बनाया गया। इसीलिए कहते हैं जो भारत का संविधान है उधार का फैला है, मतलब हम लोगों ने नकल कर करके कुछ अमेरिका से, कुछ वहां से, कुछ इंग्लैंड से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ आयरलैंड से, कुछ अफ्रीका से, कुछ जर्मनी से, कुछ जो है सोवियत रूस से, कुछ जापान से, अलग अलग देशों को क्या कर लिया, मिला करके अपना संविधान तैयार कर लिया। लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल कट पेस्ट नहीं किया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किए, उसमें कुछ परिवर्तन भी किए, और उन परिवर्तनों के साथ अपने संविधान का निर्माण किया। इस पॉइंट का यही मतलब है कि हम लोगों ने, यानी हमारी जो संविधान सभा थी जिसको ने संविधान बनाया, तो बनाने से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों को क्या किया, पहले पढ़ा, समझा, आफ्टर दैट संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। क्या समझ में आ गई? अब डालिए हेडिंग। हेलो, बताइए। अरे यार हम क्लास में हैं।
चलिए नोट करिए बेटा। लिखिए, संविधान का अधिकांश भाग लगभग 2/3, संविधान का अधिकांश भाग, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का अधिकांश भाग, ब्रैकेट में लिख लेंगे लगभग 2/3, संविधान का अधिकांश भाग, ब्रैकेट में लगभग 2/3, ब्रैकेट बंद, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एग्जाम में पूछता है कि संविधान का सबसे ज्यादा प्रावधान कहां से लिए गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर। अब लिखिए हेडिंग, अगली डालिए हेडिंग, ब्रिटेन के संविधान से, मतलब कौन कौन से प्रावधान हम लोगों ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। डालिए हेडिंग, ब्रिटेन के संविधान से। लिखिए, संसदीय शासन प्रणाली, लिखते जाइए, संसदीय शासन प्रणाली, ऐसे स्टार बना बना के लिखते जाइए, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा लिखिए, ऐसे लिखते चले जाइए बेटा, पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है। सेकंड लिखिए, विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, विधि का शासन इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। नेक्स्ट, द्विसदनी प्रणाली, द्विसदनी प्रणाली, इसको बाइकम्युनिज्म कहते हैं, द्विसदनी प्रणाली। आगे लिखिए, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली लिख लेंगे ना, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। विधायी प्रक्रिया माने नियम बनाने की प्रक्रिया। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। परमाधिकार रिट, परमाधिकार। रिट या लिंक। अरे सब समझाएंगे। आगे लिखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की। नाम मात्र की कार्यपालिका। अगला लिखिए, लोकसभा और तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का, लोकसभा या विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, का सामूहिक उत्तरदायित्व। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। और सीएजी का पद, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
अब ये सारे पॉइंट्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस टुमारो, अभी और सारा है तो वी डिस्कस टुमारो। सारी मतलब विधि का शासन क्या है, पार्लियामेंट्री शासन क्या है, सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास इन टुमारो। संख्या बढ़ाइए, बंद कर दो बेटा इसको। कौन बंद करता है इसको? रिकॉर्डिंग बंद कर दो।